व्यापक समीकरण से केंद्र और त्रिज्या ज्ञात करना हम लोगों ने लगाया। व्यापक समीकरण वृत्त का था एक्स स्क्वायर धन वाई स्क्वायर धन 2gx धन 2fy धन c बराबर 0, जिसमें एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के गुणांक बराबर थे और इकाई थे। जब केंद्र और त्रिज्या ज्ञात करते हैं तो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर गुणांक को इकाई होना चाहिए। ऐसी स्थिति में केंद्र था माइनस एक्स का गुणांक बटे 2 कामा माइनस वाई का गुणांक बटे 2, ये केंद्र का निर्देशांक था। और त्रिज्या थी अंडर रूट एक्स का गुणांक बटे 2 का वर्ग धन वाई का गुणांक बटे 2 का वर्ग ऋण अचर पद वर्गमूल के अंदर, ये हमारी त्रिज्या थी। और अब हम लोग आज उसके आगे ये देखेंगे कुछ प्रश्नों में कभी केंद्र दिया होगा कभी त्रिज्या दी होगी और हमें समीकरण निकालने के लिए केंद्र और त्रिज्या दोनों की आवश्यकता होती है। तो किसी एक के लिए कोई प्रतिबंध प्रश्न में दिया होगा। अब उस प्रतिबंध के आधार पर हम ये जान पाएंगे कि क्या इसका केंद्र होगा या त्रिज्या होगी, क्योंकि बिना दोनों ज्ञात हुए समीकरण नहीं निकल सकता है। तो अब आज लिया जाए कि विशेष स्थितियां। तो सबसे पहले यदि वृत्त का केंद्र h कामा के तथा त्रिज्या स्मॉल r है तो वृत्त का समीकरण x ऋण h का वर्ग धन y ऋण k का वर्ग बराबर r का वर्ग, ये हमारा मानक समीकरण है, प्राप्त हुआ था। अब इसके लिए हम लोग अब आगे विशेष स्थितियां लेने जा रहे हैं। विशेष स्थितियां, विशेष स्थितियां नंबर एक स्थिति हमारी है बेटा, यदि वृत्त कौन सा, नंबर 1 हमें दिया हुआ है, वृत्त ए एक्स अक्ष को स्पर्श करता है। यदि वृत्त एक्स अक्ष को स्पर्श करता है, हाँ, यहां पर बेटा वृत्त का चित्र भी बना देते हैं छोटा सा। ये हमारा जो वृत्त है तो इस तरीके से है, ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है, ये मूल बिंदु है। हमारा वृत्त यहां पर ये था जिसका केंद्र सी एच कामा के था और त्रिज्या आर थी, जो कि यहां सीपी हमने करके प्रदर्शित किया है। पी एक्स कामा वाई था, जिससे समीकरण हमारा आ गया था। अब यहां से हमने एक्स अक्ष पर एक लंब खींचा था जो उसे बिंदु ए पे काटता है। मूल बिंदु से बिंदु ए की दूरी h थी और लंब की लंबाई AC K थी। यह हमारा वृत्त मूलतः था जिसका मानक समीकरण है। अब वृत्त एक x अक्ष को स्पर्श करता है। इसका मतलब यह हुआ कि अब हमने जो चित्र बनाया उसमें ये वृत्त यहां आ गया, x अक्ष को स्पर्श करने लगा, एक्स अक्ष को स्पर्श करने लगा और बिंदु ए वही है जहां पे ए था, वो ऊपर से जाके ए पे चला गया। केंद्र सी ही है, वो नाम बदलेगा नहीं, सी है। एच कामा के उसका निर्देशांक है, वो भी हमने एच कामा के लिख दिया है। त्रिज्या सीपी है जिसकी लंबाई आर है, पी एक्स कामा वाई है। चित्र हमारा जो वो था अब यहां आ गया। ऐसी स्थिति में हम आए जब तो ओ ए तो एच है और ए सी के है, लेकिन ए सी और किसके बराबर होगा, क्या बता सकते हो? सीपी त्रिज्या के बराबर होगा।
क्योंकि स्पर्श बिंदु को केंद्र से मिलाने वाली रेखा त्रिज्या कहलाती है। इस समय बिंदु ए स्पर्श बिंदु भी है और केंद्र से मिलाने वाली रेखा भी है, इसलिए ये त्रिज्या भी है। तो एक तरफ तो ये त्रिज्या है और दूसरी तरफ ये केंद्र का ऑर्डिनेट, जिसे हम केंद्र की कोटि कहते हैं। केंद्र की कोटि भी है, अंग्रेजी में ऑर्डिनेट है। तो अब ये हमें रिजल्ट मिला। तो यहां से रिजल्ट क्या मिला कि के हमारा किसके बराबर आ गया बेटा? आर के बराबर आ गया है। ऐसी स्थिति में के किसके बराबर हो गया है? तो यदि वृत्त एक एक्स अक्ष को स्पर्श करता है तो वृत्त के केंद्र की कोटि यानी ऑर्डिनेट बराबर वृत्त की त्रिज्या। ऐसी स्थिति में वृत्त की त्रिज्या हो जाएगा, अर्थात के बराबर आर। ये हमें रिजल्ट मिल गया। तो वृत्त एक का समीकरण। अब इस प्रकार के प्रश्न में वो हमें त्रिज्या नहीं देगा, वो हमसे कहेगा कि उस वृत्त का समीकरण ज्ञात करो जिसका केंद्र दे देगा, h का मान k है और वृत्त x अक्ष को स्पर्श करता है। अब बिना त्रिज्या का समीकरण निकलेगा नहीं, लेकिन उसने प्रतिबंध क्या दे दिया? x अक्ष को स्पर्श करता है, जिससे हमें जान पाएंगे कि अगर x अक्ष को स्पर्श करता है तो केंद्र की कोटि त्रिज्या के बराबर है। यानी त्रिज्या कितनी हो गई? k हो गई। त्रिज्या कितनी हो गई? हमारी k हो गई। तो वृत्त एक का समीकरण x ऋण h का वर्ग धन y ऋण k का वर्ग बराबर k का वर्ग। जो r था वो k हो गया और समीकरण हमारा आ गया। तो यहां पर क्या नहीं दिया होगा? त्रिज्या नहीं दी होगी और बन जाएगा। बाकी इसको अगर हम विस्तार कर दें तो समीकरण बन के इस तरीके से दिया जाता है, या एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ऋण 2hx ऋण 2ky धन के स्क्वायर बराबर के स्क्वायर से के स्क्वायर कट गया बराबर कितना हो बेटा? ये भी है, ठीक है बेटा। तो और नहीं, एक छूट रहा है, h स्क्वायर धन h स्क्वायर बराबर 0, x स्क्वायर धन h स्क्वायर ऋण 2hx इसका वर्ग हो गया, y स्क्वायर धन k स्क्वायर ऋण 2ky इसका हुआ बराबर k स्क्वायर था, k स्क्वायर से k स्क्वायर कट के यही बचा बेटा ना। तो ये हमारा ऐसे भी लिख सकते हैं, वैसे ये लिखकर छोड़ दिया, सही है। अब ये वृत्त हो कितने सकते हैं? x अक्ष को स्पर्श करने वाला वृत्त की अगर बात की जाए तो अगर हमसे कहीं प्रश्न पूछ दे कि अगर कोई वृत्त x अक्ष को स्पर्श करता है तो ऐसे कितने वृत्त हो सकते हैं जो x अक्ष को स्पर्श करते हैं? तो देखो एक वृत्त यहाँ, एक नीचे भी हो सकता है, 2। तो x अक्ष को स्पर्श करने वाले वृत्तों की संख्या, केवल x अक्ष को स्पर्श करने वाले वृत्तों की संख्या कितनी हो सकती है? 4। कभी कभी ये भी पूछ सकता है। उस समय उसने ये नहीं कहा कि त्रिज्या क्या है, उसने हमसे केवल ये पूछा कि अगर कोई वृत्त x अक्ष को स्पर्श कर रहा है तो ऐसे कितने वृत्त हम बना सकते हैं जो x अक्ष को ही केवल स्पर्श करते हैं? तो 1 2 3 4 यहां पे भी छिपा हुआ है। अब अगला नंबर 2 आया बेटा, यदि वृत्त y अक्ष को स्पर्श करता है। तो अब हम चित्र इसी में मिटाने जा रहे हैं, y अक्ष वाला बनाने जा रहे हैं। आपकी वृत्त हमारा y अक्ष को स्पर्श कर रहा है, केंद्र C, h का मान k, त्रिज्या CP r, P कोई चर बिंदु x का मान y। यहां से हमने केंद्र से x अक्ष पर लंब खींचा तो उसने x अक्ष को बिंदु k पर काटा, वो पहले से ही नाम पे दिख रहा है, यहाँ भी वही है, वो बदला नहीं। इस स्थान से हमने एक स्पर्श बिंदु को मिला दिया, या कहें यहां से एक लंब खींच दिया। स्पर्श बिंदु को केंद्र से मिलाने वाली रेखा स्पर्श रेखा पर लंब भी होती है। तो
तो चाहे हम कहें कि केंद्र से हमने लंब खींचा तो लंब वहीं जाएगा जहां स्पर्श बिंदु होगा। तो इस तरीके से ये भी हमारा 90 अंश रहेगा। साथ ही साथ इसका नाम हमने यहां भी दे दिया, ये त्रिज्या r के बराबर हो जाएगा, लेकिन यहां भी 90 अंश फर्क है। ये था कितना, वैसे मूलतः h था और ये k था। ये h था OA और AC k था, लेकिन यहां पर ये लंब है जिसके कारण OACB एक आयत है और उस आयत में आमने सामने की भुजाएं OA बराबर BC हो जाएगी। OA बराबर BC होने के कारण ये H भी हो जाएगा। निष्कर्ष निकला कि H किसके बराबर आ गया, त्रिज्या R के बराबर आ गया। ठीक बेटा। अब यहां से यदि वृत्त एक y अक्ष को स्पर्श करता है तो यहां पर H जो है वो केंद्र का भुज है, जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं एक्सिसा ऑफ सेंटर, केंद्र का भुज। अब की केंद्र का भुज वृत्त की त्रिज्या के बराबर हो गया और ऐसी स्थिति में अर्थात h बराबर r आ गया। अब यहां पर उसने प्रश्न में कहा कि उस वृत्त का समीकरण ज्ञात करो जिसका केंद्र h का मान k है और वृत्त y अक्ष को स्पर्श करता है, त्रिज्या गायब कर दिया। तो अब हम त्रिज्या कैसे निकाले, इस सिद्धांत से कह रहे तो स्पर्श कर रहा है, इसका मतलब है कि इसका जो भुज है वो त्रिज्या के बराबर है और हमारी त्रिज्या मिल गई। त्रिज्या जैसे ही मिली तो वृत्त का समीकरण हमारा जो बन के आया वो h और यहां बराबर h² हो जाएगा। और अगर वर्ग करेंगे तो x² y² धन h² उधर का h² कट जाएगा, -2hx है, y² धन k² y² प्लस k² हो जाएगा बेटा ये, और ये बन के आएगा। और ये लिख दिए तो यहां देखो, यहां h है, यहां h है, त्रिज्या h हो गई, यानी केंद्र का भुज। ये भी हो गया बेटा हम लोग का। तो x अक्ष को स्पर्श किया वृत्त ने y अक्ष को स्पर्श किया, दो स्थितियां हो गई। अब तीसरी स्थिति हम लोग आ रहे हैं कि वृत्त x अक्ष और y अक्ष दोनों अक्षों को स्पर्श कर दे। हाँ, यहां बेटा कितने वृत्त होंगे, 4 होंगे। देखो इधर से भी इधर से भी, तो केवल y अक्ष को स्पर्श करने वाले वृत्त कितने हो जाएंगे, वो भी 4 हो सकते हैं। धनात्मक दिशा में अगर स्पर्श कर रहे हैं तो 2 होंगे, ऋणात्मक दिशा में स्पर्श कर रहे हैं तो 2 होंगे। अगर हम कहते हैं कि x अक्ष की धनात्मक दिशा में स्पर्श करने वाले कितने वृत्त होंगे, तब 2 होंगे। y अक्ष की धनात्मक, तब 2 होंगे। खाली x अक्ष कह दे तो 4 हो जाएंगे, y अक्ष खाली कह दे तो भी 4 हो जाएंगे। ये भी गिनती में, ये कंपटीशन में स्टाइल से पूछे जाते हैं कितने वृत्त होंगे। अब यहां से हम लोग आए, यदि वृत्त एक दोनों अक्षों x तथा y अक्ष को स्पर्श करता है, किसी स्थिति में बेटा को स्पर्श करता है। अब ऐसी स्थिति में क्या होने वाला हमारा, इस पे आएगा तो लिख के यहां छोड़ दिया हमने। अब पहले चित्र बना लिया जाए, फिर हमने इसे हटा लिया और अब फिर चित्र बनाने जा रहे हैं। ये बेटा x अक्ष है, ये y अक्ष है और हमारा वृत्त जो है अभी वृत्त बन गया है। थोड़ा सा यहाँ दवा जैसा लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, बना लेते हैं इसको। लग रहा है वृत्त x अक्ष और y अक्ष दोनों पे स्पर्श कर रहा है। इसका केंद्र C
जो था वही है, त्रिज्या सीपी पी एक्स कामा वाई चर बिंदु है वही है, आर है, लेकिन वृत्त आ गया एक्स अक्ष वाई अक्ष दोनों को स्पर्श कर रहा है। ऐसी स्थिति में यहां से हमने लंब जो खींचा था उसका नाम ए था, और इस स्थान से जो लंब खींचा था उसका नाम बी रखा गया था। तो केंद्र से एक्स अक्ष पर लंब सी ए है, वाई अक्ष पर लंब सी बी है, और लंब रेखा जो है वही स्पर्श रेखा पर लंब होती है, तो स्पर्श बिंदु से होती भी जाती है। तो केंद्र से स्पर्श बिंदु को मिलाने वाली रेखा लंब भी होती है, कि लंब भी है और स्पर्श बिंदु को मिला भी रही है, वही यहां भी हो गया। इस स्थान पे भी ये 90 अंश है और इस स्थान पे भी ये 90 अंश है। अब केंद्र H का मान K है, तो ये हमारा H है और AC K, लेकिन केंद्र से स्पर्श बिंदु को मिलाने वाली रेखा त्रिज्या भी होती है और त्रिज्या हमारी R है। ऐसी स्थिति में ये हमारा यहां भी R है, ये भी R है। साथ में OACB एक वर्ग बन गया, क्योंकि जो लंबाई ये है वही लंब, ये R है, ये R है, इसका मतलब वर्ग है। लेकिन आमने सामने की भुजाएं आपस में बराबर भी होती हैं, तो ये H भी है। निष्कर्ष क्या निकला? H बराबर R और बराबर K, यानी H बराबर K बराबर, तो वृत्त के केंद्र का भुज बराबर वृत्त के केंद्र की कोटि बराबर वृत्त की त्रिज्या। अच्छा, एक चीज ये जानते रहना, कभी कभी केंद्र ऋणात्मक में उसका निर्देशांक होता है, तो निर्देशांक ऋण का मतलब ऋण दिशा होती है, त्रिज्या लंबाई है सदैव धनात्मक होती है। तो ये ना कहना कि वो ऋण 2 है, वो 2 है, ऋण 2 और 2 से मतलब नहीं है, संख्यात्मक रूप में वो 2 ही है। तो हम जब भी त्रिज्या लेंगे वो धनात्मक ही ली जाएगी, संख्यात्मक रूप में ली जाएगी, वहां ऋण और धन से अंतर नहीं आता है। ऋण और धन केवल ये निरूपित करता है कि वह ऋणात्मक दिशा में है। निर्देशांक ज्यामिति में ऋण निशान का तात्पर्य हो जाता है कि ऋणात्मक दिशा है, एक्स अक्ष की ऋणात्मक दिशा में है या वाई अक्ष की ऋणात्मक दिशा में है, इतना उसके द्वारा प्रदर्शित होता है। अब त्रिज्या धनात्मक ली जाएगी, या इसी को हम कह सकते थे H बराबर K बराबर R। अब यहां पर हो सकता है वो हमें दे दे कि उस वृत्त का समीकरण ज्ञात करो जिसकी त्रिज्या R है और वह दोनों अक्षों को स्पर्श करता है। केंद्र गायब कर दिया, तो हमने कहा ठीक है, दोनों अक्षों को स्पर्श करता है। अब ऐसे वृत्त कितने होंगे? 4 वृत्त होंगे, क्योंकि उसने ये नहीं कहा कि किस चतुर्थांश में है, तो अब प्रश्न उत्तर हम 4 वृत्त देंगे। ये भी होगा, या तो हमने एक ही बनाया है, लेकिन एक्स और वाई अक्ष को स्पर्श करने वाला वृत्त यहां भी होगा, यहां भी होगा, यहां भी होगा। अगर उसने कहा कि वृत्त की त्रिज्या R है और वो दोनों अक्षों को स्पर्श करता है, तो समीकरण क्या है? इस नियम से भुज बराबर कोटि बराबर त्रिज्या R का मान हो गया। लेकिन प्रथम चतुर्थांश में है केंद्र, तो R का मान यहां है, ऋण R का मान, यहां वृत्त है ऋण R का मान ऋण R, यहां ऋण R का मान था, यहां ऋण R का मान ऋण R, और यहां है तो R का मान ऋण R, और उसी हिसाब से 4 समीकरण अलग अलग बन जाएंगे इसके आधार पर। तो हमारे ऐसी स्थिति में 4 समीकरण होंगे अगर उसने केंद्र गायब कर दिया और कह दिया त्रिज्या है, दोनों अक्षों को स्पर्श करता है। लेकिन उसने केंद्र दे दिया, तब हमसे पूछा कि अब वो दोनों अक्षों को स्पर्श कर रहा है, केंद्र इतना है, H का मान K है, दोनों अक्षों को स्पर्श कर रहा है। ऐसी स्थिति तो हमें दिख रहा है कि उसका केंद्र है कहां, तब तो अकेला वृत्त ही होगा, क्योंकि उसकी त्रिज्या तो हम उसी हिसाब से ले लेंगे, त्रिज्या धनात्मक ली जाती है, और कह दिया वृत्त का केंद्र 1,1 है, तो पक्का हो गया प्रथम चतुर्थांश में है, ऋण 1,1 है तो द्वितीय में है। उसने ये तो कहा नहीं, केंद्र के आधार पर निर्धारण हो जाएगा कितने वृत्त होंगे, ये भी हमारा हो गया। अब यहां पर तो अतः वृत्त का समीकरण, 2 स्थितियां हो सकती हैं।
एक हो सकता है x माइनस आर होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस आर होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर, ये हो सकता है। या x ऋण h होल स्क्वायर वाई ऋण h होल स्क्वायर बराबर h स्क्वायर भी हो सकता है। x ऋण k होल स्क्वायर वाई ऋण k होल स्क्वायर बराबर भी k स्क्वायर हो सकता है, क्योंकि तीनों क्या है आपस में बराबर है। तो इस स्थिति में हमारा समीकरण जो बन के आएगा वो हो जाएगा एक्स स्क्वायर धन वाई स्क्वायर ऋण 2xr ऋण 2y(r) धन आर स्क्वायर बराबर 0 उठा ही आएगा, क्योंकि एक आर स्क्वायर कट जाएगा और एक आर स्क्वायर। तो x अक्ष को स्पर्श हो गया, y अक्ष को स्पर्श हो गया, दोनों अक्षों को स्पर्श हो गया। अब चौथी स्थिति इसके बाद लेने जा रहे हैं। चौथी स्थिति है, इसे हम मिटा दें, अब चौथी स्थिति हो गई। लिखो चौथी स्थिति में, यदि वृत्त का केंद्र x अक्ष पर है तथा वृत्त का केंद्र x अक्ष पर है तथा वृत्त मूल बिंदु से होकर जाता है, मूल बिंदु से होकर जाता है। यानी इस प्रश्न में इस तरीके का दिया होगा कि वृत्त का केंद्र x अक्ष पर है और वृत्त कहां से जा रहा है, मूल बिंदु से जा रहा है। समीकरण ऊपर लिखा हुआ है, उसी वृत्त के बारे में बात हो रही है कि अब ये वृत्त आ गया, x का केंद्र x अक्ष पे आ गया और ये स्पर्श करने लगा मूल बिंदु को। तो पहले चित्र बना लिया जाएगा, सबसे पहले वृत्त ही बना लें तो ज्यादा अच्छा पड़ता है। ये वृत्त बना लिया, इसका केंद्र आ गया x अक्ष के ऊपर, केंद्र इसका C था जो कि हमारा था कितना, इसका मान k था, और ये जा कहां से रहा है, मूल बिंदु से। क्या इसे ये भी कह सकता था कि नहीं कि y अक्ष पे स्पर्श कर रहा है? अगर मूल बिंदु से जा रहा है तो y अक्ष पे स्पर्श तो कर रहा है, तो इसमें ये भी शब्द यूज हो सकता था कि केंद्र x अक्ष पर है और y अक्ष को स्पर्श कर रहा है। लेकिन ये ना कहकर उसने कह दिया मूल बिंदु से होकर जा रहा है, मूल बिंदु से होकर उठे जा रहा है, ये हमारा y अक्ष है। और इसकी त्रिज्या जो थी वो CP थी बेटा ना, त्रिज्या CP थी जो कि r थी और ये x का मान y था। अब बेटा प्रश्न उठता है कि x अक्ष की विशेषता क्या है? कोटि बराबर जीरो, कोटि जीरो होती है। तो x अक्ष पर होता क्या है कि ये कोटि जो है जीरो होगी, यहां पर नंबर 1 तो k जीरो होगा, कोटि जीरो होगी। x अक्ष पे आते ही ये जीरो हो गया, लिखे जरूर थे इसका मके, लेकिन इसको हटा दिया। क्यों? क्योंकि वो x अक्ष पर है, x अक्ष पर k जीरो हो जाएगा, लिख दिया किनारे। अब ये तो हो गया। यहां तक की लंबाई कितनी है बेटा? जो बिंदु C है, जहां A था वहां C वहीं पे आ गया, A वाले स्थान पे ही C आ गया है, तो ये H है। और साथ में ये और क्या है, ये R भी है, तो H बराबर R भी है। दो रिजल्ट मिले कि केंद्र का भुज त्रिज्या के बराबर हो गया, अब केंद्र की कोटि जीरो हो गई। तो वृत्त के केंद्र की कोटि बराबर जीरो तथा वृत्त के केंद्र का भुज बराबर वृत्त की त्रिज्या, अर्थात k जीरो हो गया और भुज h त्रिज्या r के बराबर हो गया। अब यहां पे होगा क्या कि वो हमें हो सकता है केंद्र दे दे तो त्रिज्या गायब कर दे और त्रिज्या दे दे तो केंद्र गायब कर दे। वो कह दे कि एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या r है और केंद्र x अक्ष पर है, मूल बिंदु से होकर जाता है, तुरंत भुज r के बराबर हो गया और कोटि जीरो है,
वृत्त का केंद्र r कामा 0 हो गया, त्रिज्या r हो गई। और अगर वो एक्स अक्ष की ऋणात्मक दिशा में है तो केंद्र माइनस r कामा 0 हो जाएगा। तो कितने वृत्त बन सकते हैं? अब केवल 2 वृत्त बन सकते हैं। ऐसे अगर वृत्त पूछे जाए कितने बनेंगे तो केवल 2 होंगे। एक इस तरफ हो सकता है, एक एक्स अक्ष की ऋणात्मक दिशा में। एक का केंद्र r कामा 0 होगा तो दूसरे का केंद्र माइनस r कामा 0 होगा। ये भी स्थिति हो सकती है, लेकिन यहां हमने जो स्थिति ली है उसके अनुसार एक है। तो अब यहां से जब हमारे बन गया तो h बराबर r आता है वृत्त का समीकरण। एक स्थिति तो हुई x ऋण r का वर्ग धन y ऋण 0 का वर्ग बराबर r का वर्ग, या एक स्थिति हो गई x ऋण h का वर्ग धन y ऋण 0 का वर्ग और बराबर, क्यों बेटा? जी सर, है ना? ये लिखा तो समीकरण ये हुआ। वर्ग कर देंगे तो आ जाएगा, ये वर्ग नहीं वर्ग करके तो आराम से बन जाएगा कितना है, लेकिन मूलतः वो ऐसा बनेगा, बाद में वर्ग कर देंगे। तो वृत्त का केंद्र x अक्ष पर है तथा वृत्त मूल बिंदु से ऊपर जाता है। चौथी स्थिति हो गई बेटा। अब पांचवी स्थिति, यदि वृत्त का केंद्र y अक्ष पर है तथा वृत्त मूल बिंदु से होकर जाता है। अब इसके चित्र की बात हो जाएगी। वृत्त यही हमारा है, आपकी केंद्र इसका y अक्ष पर है और वृत्त मूल बिंदु से होकर जा रहा है, x अक्ष y अक्ष, और केंद्र हमारा C जो है वो आ गया y अक्ष पर। फिलहाल तो हमने ये बोल दिया यहां हो गया, और ये CP है, px का मान y था, त्रिज्या r थी, वृत्त यहां आ गया। अब जब यहां वृत्त हमारा आया बेटा तो y अक्ष की क्या खासियत है? कोटि बराबर 0। y अक्ष पर भुज 0 होता है, तो ये बेटा 0 होगा, इसे तो हमने यहाँ 0 लिख दिया और साइड में बोल दिए कि h बराबर 0। तो वृत्त के केंद्र का भुज यानी एक्सिसा 0 होता है। ऑन y एक्सिस एक्सिसा ऑफ कोऑर्डिनेट इज 0। तो y अक्ष पर केंद्र का जो भुज है वो 0 है इस समय, और कोई भी निर्देशांक अगर y अक्ष पर है तो उसका भुज 0 होता है। ठीक है, ये हो गया एक स्थिति। अब फिर आए स्पर्शबिंदु को मिलाने वाली रेखा में त्रिज्या होती है, ये r है ये भी, और यहाँ ये मूल बिंदु भी है, तो मूल बिंदु से केंद्र को मिलाने वाली रेखा त्रिज्या के बराबर भी है, क्योंकि त्रिज्या r है। ये बचपन से पढ़ाया गया है, जब से तुम्हें ज्यामिति रचनाएं बताई गई, वृत्त के बारे में जानकारी दी गई, वहीं से तुम्हें यह सिखा दिया गया कि वृत्त क्या है, कैसे है, स्पर्श बिंदु को मिलाने वाली रेखा त्रिज्या होती है, सब जानकारी उसी समय से दे दी गई थी, और वो सारी जानकारी अभी भी बनी रहेगी। ये नहीं कोई जानकारी वहीं पर थी और समाप्त हो गई। गणित विषय जहां से प्रारंभ हुआ है वहां से तुम अंतिम मंजिल तक तय करते जाओगे तो भी प्रारंभ हर समय उसके साथ लगा रहेगा, बिना उसके आप वहां पहुंच ही नहीं पाएंगे। तो यहां का बेटा जब ये हो गया तो ये हिस्सा साथ में केंद्र हमारा 0 का के है, ये बेटा के भी है। इस तरीके से एक रिजल्ट ये भी है कि उसकी कोटि त्रिज्या के बराबर है। तो वृत्त के केंद्र का भुज बराबर 0 तथा वृत्त के केंद्र की कोटि बराबर वृत्त की त्रिज्या, अर्थात h बराबर 0 और k बराबर r। ऐसी स्थिति में बेटा क्या हो गया, यहां हो गया x ऋण 0 का वर्ग y ऋण r का वर्ग बराबर r का वर्ग, या दूसरा हो गया x ऋण 0 का वर्ग y ऋण k का वर्ग और बराबर k का वर्ग। यहां भी 2 स्थितियां आई बेटा, नोट कर लो। तो 5 स्थितियां हम लोगों की हो जाती हैं।
को स्पर्श किया, वाई अक्ष को स्पर्श किया, दोनों अक्षों को स्पर्श किया, केंद्र एक्स अक्ष पर आ गया, केंद्र वाई अक्ष पर आ गया। अब एक छठी स्थिति है कि वृत्त एक्स अक्ष और वाई अक्ष दोनों से अंतःखंड काट रहा है और साथ ही साथ मूल बिंदु से होकर जा भी रहा है। तो ये तो प्रश्न भी है, लेकिन उसको विशेष स्थिति में डाल देते हैं, वैसे एक प्रश्न के रूप में पूछा जाता है। तो अगली स्थिति जो लास्ट वाली हम लोग ले रहे हैं, छठी, यदि वृत्त एक्स तथा वाई अक्ष से क्रमशः ए कामा बी लंबाई के अंतःखंड काटता है तथा मूल बिंदु से होकर जाता है, तथा मूल बिंदु से होकर जाता है। ये अंतिम स्थिति मिल रहा है। अब यहां पर बेटा ये प्रश्न के रूप में पूछा गया है। अब तो 11-12 अलग कर दिया गया है। 11 में होम एग्जामिनेशन होता है, बोर्ड 12 में होता है, नहीं तो पहले 11 और 12 मिला के बोर्ड होता था। चाहे यूपी बोर्ड हो, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, भारत के कोई भी बोर्ड हो, दोनों अलग अलग होते थे। यूपी बोर्ड बहुत जमानों तक मिला के होता रहा, लेकिन अब अलग हो गया है। जब अलग नहीं था तो वृत्त मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर उसमें हुआ करता था, इसके सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते थे परीक्षा में। आज भी तुम्हारे कंपटीशन की दृष्टि से देखा जाए तो सबसे ज्यादा प्रश्न वृत्त पे बनते हैं। वृत्त यही नहीं है, वृत्त तो यहाँ तुम देख ही रहे हो। अभी वृत्त स्पर्शरेखा अभिलंब चैप्टर आया, वहां भी आ जाएगा। इसके बाद वृत्त तुम्हारा जो है जब तुम्हें क्षेत्रफल निकालना होगा वहां भी आ जाएगा। तो इतनी जगह ये कवर कर रहा है, एक जगह कमजोर होगा सब जगह नहीं डूबेगा। तो इसलिए इसकी मजबूती बहुत जरूरी है। 11 में उसने अगर दिया है तो ऐसी हवा में नहीं दिया है, उसने इसलिए दिया कि अभी समय है, ठीक से समझ लो, आराम से लगा लो, आगे इसका प्रयोग करना, इसलिए दिया गया। तो अब अगला हम लोग आए कि वृत्त हमारा एक्स अक्ष और वाई अक्ष से क्रमशः ए और बी अंतःखंड काट रहा है। एक्स अक्ष वाला अंतःखंड हमने काट दिया पहले, फिर वाई अक्ष वाला अंतःखंड भी काट दिया है, और साथ उसने क्या कहा, मूल बिंदु से जा रहा है, मूल बिंदु से जा रहा है। एक्स अक्ष से जो अंतःखंड काटा था उसकी लंबाई स्मॉल ए थी, इसे हमने कह दिया बिंदु ए पे काटा है, इसे कह दिया बिंदु बी पे काटा है। यहां लिख देते हैं ओ ए की लंबाई स्मॉल ए है और ओ बी की लंबाई कितनी बेटा, स्मॉल बी है। ये हमारा वृत्त है। वृत्त है तो पक्का है कि उसमें केंद्र होगा ही, तो यहां केंद्र हमने बना दिया सी। अब केंद्र का निर्देशांक ज्ञान हुए बिना तो हम बता ही नहीं पाएंगे कि इसका समीकरण क्या होगा। अब यहां न तो केंद्र दिया उसने और न ही त्रिज्या दी, दोनों में से एक भी नहीं दिया, तो हम लोगों ने बेटा यहां से एक लंब खींचा, लंब खींचा OA के ऊपर, एक्स अक्ष पर लंब खींचा यानी OA पर, और दूसरा लंब खींचा OB के ऊपर। तो केंद्र से OA और OB पर लंब खींचा। OA पर लंब को हमने कह दिया D और OB के लंब को कह दिया हमने E। तो CD लंब है OA और CE लंब है OB। 90 अंश 90 अंश हो गया। अब तुम लोगों ने ज्यामिति में पढ़ा था 9 या 10 में कि केंद्र से जीवा पर खींचा गया लंब जीवा को 2 बराबर भागों में विभाजित करता है। पढ़ा था बेटा ना? केंद्र से वृत्त की जीवा पर खींचा गया लंब जीवा को 2 बराबर भागों में बांटता है। अब जीवा की लंबाई थी कितनी, वो ए थी, तो ये लंबाई बेटा हो गई a/2 और ये भी लंबाई हो गई a/2, इसीलिए हम बेटा को वहां लिखे थे। ठीक इसी तरीके से OB भी जीवा है, तो ये BE बराबर OE हो जाएगा, तो BE भी B/2 हो जाएगा और OE भी B/2 हो जाएगा। जैसे ये बना
हमारा केंद्र हमें प्राप्त हो गया। तुम देखो ये लंब रेखा है, केंद्र से इस स्थान तक की दूरी भुज होती है और लंब की लंबाई कोटि होती है। ये एक वर्ग भी है क्योंकि स्पर्श बिंदु से मिलाने वाली ये एक मिनट वर्ग नहीं है, ये एक आयत है। ये एक आयत है क्योंकि लंबाई अलग होगा। b/2 ये b/2 है, b/2 होगी, a/2 है, तो यहां से लंबाई कितनी हो जाएगी बेटा? b/2 हो जाएगी और ये a/2 की लिखी ही है। तो अब इसका केंद्र हो गया a/2 b/2 केंद्र मिल गया। ठीक बेटा, तो यहां पर हम नवो लिख देते हैं CD लंब है OA और दूसरा है बेटा CE लंब है OB। ज्यामिति से धरागलम दो बराबर भागों बांटता है, तो हमने कह दिया OD बराबर DA बराबर A/2 और OE बराबर EB बराबर B/2। साथ में ये एक आयत है, उस आयत के कारण हमारा ये लंबाई और किसके बराबर हो गई? CD के बराबर भी हो गई बेटा। देखो तो केंद्र हमें मिल गया जाता है। तो किनारे लिखा हुआ है, यहां डायरेक्ट लिख रहे हैं। तो वृत्त का केंद्र C आ गया a/2 b/2 और त्रिज्या ये भी होती है, साथ में ये त्रिज्या नहीं है। त्रिज्या स्पर्श बिंदु को केंद्र से मिलाने वाली रेखा त्रिज्या होती है, OC त्रिज्या है। तथा वृत्त की त्रिज्या यहां पर कितनी बेटा? OC है, तो मूल बिंदु से दूरी है OC। तो कितना आ जाएगा बेटा? √a/2 ऋण 0 का वर्ग धन b/2 ऋण 0 का वर्ग बराबर √a² धन b² बटे 4 और बाहर का निकाल दें तो बटे 2। अब केंद्र और त्रिज्या जब दोनों मिल गया तो समीकरण बनाने में कोई समस्या है ही नहीं, आराम से इसका समीकरण बन जाएगा। वृत्त का समीकरण क्या बना बेटा? अतः वृत्त का समीकरण x ऋण भुज है a/2 का वर्ग धन y ऋण b/2 का वर्ग और बराबर a² धन b² बटे 4 हो जाएगा बेटा ना, वर्ग होकर के त्रिज्या का वर्ग और वर्ग करके खोल देंगे, कट करके आंसर आ जाएगा, वो भी कुल मिला के बन गया। अब आगे अभी अगले लेक्चर में तुम को बताएंगे कि व्यास के सिरे ज्ञात होने पर इसका समीकरण क्या होता है। उस समय इसका समीकरण एक विधि से और निकल जाएगा। तो आज इतना ही लगाया जाए। थैंक यू।